हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपके सामने एनएमआर का नेक्स्ट पार्ट यानी सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने एनएमआर के कुछ बेसिक्स और उसके प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस किया था। हमने बताया था एनएमआर के प्रिंसिपल को हम दो हेडिंग्स के तहत स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, इंटरेक्शन ऑफ स्पिन विद मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड, नेचर ऑफ द स्पिनिंग पार्टिकल। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया था, यानी इंटरेक्शन ऑफ ए स्पिन विद मैग्नेटिक फील्ड। हम उसको फिर से थोड़ा सा संक्षिप्त में बताते हैं। हमने बताया था कि न्यूक्लियस विदाउट मैग्नेटिक फील्ड स्पिन करता है, यानी वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसका मोशन गायरोस्कोपिक होता है, यानी लट्टू की तरह होता है। तब हम उसकी गति को क्या कहते हैं? प्रिसिशनल मोशन। और लार्मर ने इसे बताया था, इसलिए हम उसको लार्मर प्रिसिशन कहते हैं। अब जब वो गति कर रहा है तो उसकी एक एंगुलर वेलोसिटी होती है। वो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर प्रिसिशनल वेलोसिटी, वो मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करती थी। हमने बताया था W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H0। और इसी तरह से हमने एक और इक्वेशन बताई थी, W इक्वल्स टू 2πν, यानी जब न्यूक्लियर अनुनाद की अवस्था में होता है उसकी फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हमने 3 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज के साथ उसको कैलकुलेट करके बताया था। पहली 1.41 टेस्ला पर। इस समय जो इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी वो थी 60 मेगाहर्ट्ज। मैं एक लिटिल करेक्शन चाहूंगी कि उसमें सेकेंड टाइम जब जो ग्राफ बनाया था उसमें 30 लिख किया है, दिस इज ए लिटिल करेक्शन। और फिर सेकेंड बताया था 2.35 टेस्ला पर, जिस समय न्यू थी 100 मेगाहर्ट्ज, और 7.004 टेस्ला पर ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी थी ये थी 300 मेगाहर्ट्ज। यानी जितना अधिक मैग्नेटिक फील्ड होगा, फ्लिपिंग फ्रीक्वेंसी यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी उतनी अधिक होगी। इसके बाद हम आते हैं नेचर ऑफ द स्पिनिंग पार्टिकल पर। हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कुछ समानता होती है लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। तो हम पहले समानता को देखते हैं। इलेक्ट्रॉन भी अपनी एक्सिस पर स्पिन करता है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। उसी तरह से प्रोटॉन भी विदाउट मैग्नेटिक फील्ड अपनी एक्सिस पर गति करता है, यानी स्पिन करता है, जिसको कि हम कहते हैं स्पिनिंग। इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम फॉर्मूले से निकालते हैं, √S+1 H/2π, जहां S स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से हम प्रोटॉन को भी के भी स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हम रखते हैं I+1 H/2π। यहाँ I स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ प्रोटॉन है। लेकिन फर्क क्या है, चेंज क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ 2 होता है, +½ एंड -½ जबकि प्रोटॉन का जो स्पिन क्वांटम नंबर है 0 हो सकता है, ½ हो सकता है, या कोई भी इंटीजर या पूर्णांक हो सकता है। एक्चुअली जो I है वो खाली प्रोटॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम नहीं है, क्योंकि केवल हाइड्रोजन को यदि हम ध्यान दें तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, यानी इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता। लेकिन बाकी अन्य एटम्स में तो न्यूट्रॉन भी होते हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। तो स्पिन क्वांटम नंबर सभी प्रोटॉन्स का और सभी न्यूट्रॉन्स का समअप यानी रिजल्टेंट यानी परिणामी होता है, इसलिए इसकी वैल्यू 0, ½ या कोई भी इंटीजर हो सकती है। तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन के जो I की वैल्यू किस किस एटम की किस प्रकार हो सकती है। यह किस पर डिपेंड करती है? एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर पर। यदि किसी एटम का मास नंबर या एटॉमिक नंबर मास नंबर या एटॉमिक वेट इवन हो, इवन मतलब सम हो, और एटॉमिक नंबर भी सम हो,
तो स्पिन क्वांटम नंबर उसका 0 होगा। जैसे कार्बन एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक वेट यानी मास नंबर है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक वेट यानी मास नंबर है 16। ऐसे एटम का स्पिन क्वांटम नंबर 0 हो गया। 0 हो गया तो जब हम इसकी वैल्यू 0 रखेंगे तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? 0। यानी ऐसे जो एटम होते हैं वो एनएमआर के प्रति अक्रिय यानी इनएक्टिव होते हैं। इनका कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा और ना ही उसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट होगा, यानी हम इनका एनएमआर के लिए यूज नहीं करते हैं। क्वेश्चन में भी कई बार आपसे पूछा जाता है, कुछ न्यूक्लियाई दे रखे होंगे, उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से बताइए कि कौन से एनएमआर एक्टिव हैं और कौन से एनएमआर इनएक्टिव हैं। तो यदि उसका एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर दोनों इवन है तो उसे आप हटा दीजिए, वो एनएमआर इनएक्टिव होंगे। और अन्य चाहे उसमें एटॉमिक वेट इवन हो, मतलब कोई भी चीज एक ऑड है, चाहे एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट, तो वो एनएमआर एक्टिव होगा। अब आते हैं हम, यदि एटॉमिक वेट इवन हो और एटॉमिक नंबर ऑड हो तो इसके स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी। 1 के एग्जाम्पल हैं H, 1 और 2, और इसका एग्जाम्पल है 7 और 14। देखिए इसमें एटॉमिक नंबर ऑड है और एटॉमिक वेट इवन है। दूसरी एक और कंडीशन लेते हैं जहां एटॉमिक वेट ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है। तो इसमें स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फ्रैक्शन होगी, यानी या तो हाफ हो सकती है या 3/2 हो सकती है या 5/2 हो सकती है या 7/2 हो सकती है। तो इनके एग्जांपल्स हैं, इनको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें मुख्यतः आप क्लोरीन का देखिएगा, इसके हम इसके सारे एनर्जी डायग्राम्स बनाकर हम इसको आप सबको समझाएंगे। इसमें एटॉमिक नंबर 17 है, यानी ये भी ऑड है, और एटॉमिक वेट भी ऑड है, यानी 35 है। जैसा कि हमने बताया कि प्रोटॉन के लिए आई की वैल्यू यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 प्लस फ्रैक्शन या कोई भी इंटीजर यानी पूर्णांक हो सकती है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं कि भिन्न भिन्न आई के लिए ओरिएंटेशन कितने होंगे। जैसे हम प्रोटॉन का लें तो प्रोटॉन में आई की वैल्यू कितनी होती है? हाफ। यानी इनके ओरिएंटेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2i + 1 यानी 2 × हाफ प्लस 1 यानी 2। यानी प्रोटॉन के लिए ओरिएंटेशन 2 होंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। इसको हम एनर्जी डायग्राम से कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। एनर्जी इधर की इस एक्सिस पर लिया है। ये वो स्थिति है जब हमने मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हैं, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तब प्रोटॉन रैंडम ओरिएंटेशन में होते हैं। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उनके 2 ओरिएंटेशन हो जाएंगे, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। प्लस हाफ की एनर्जी कम होगी इसलिए इधर दिखाया है, और माइनस हाफ की एनर्जी अधिक होगी। यदि हम नॉर्थ और साउथ पोल देखें तो यदि इस डायरेक्शन में है, यानी इस तरह से मूव कर रहा है स्किन है, तो नॉर्थ पोल कहां होगा? ऊपर। लेकिन यदि इस तरह से मूव कर रहा है तो नॉर्थ पोल होगा नीचे। यदि हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट के रूप में देखें तो जो प्लस हाफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की अलाइनमेंट में होता है, इसलिए हम उसे ऊपर लिखेंगे, और माइनस हाफ को हम नीचे लिखेंगे। हम क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। पिछले टेबल में हमने आपको बताया था कि इसमें आई की वैल्यू कितनी होती है? 3/2। तो ओरिएंटेशन कितने हो जाएंगे? 2 × 3/2 + 1 यानी 4, और ये 4 ओरिएंटेशन होते हैं, प्लस 3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ एंड 3/2। हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, प्लस 3/2 की एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा प्लस हाफ की, उससे ज्यादा माइनस हाफ की, और उससे ज्यादा माइनस 3/2 की। हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइनमेंट के रूप में देखें तो प्लस 3/2 टोटली अलाइन है मैग्नेटिक फील्ड के,
प्लस हाफ इधर होगा, माइनस हाफ इधर होगा, और -3/2 उसके जस्ट अपोजिट होगा। आइए एनएमआर के इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में जानते हैं। पूरे एपरेटस को 6 भागों में बांट सकते हैं, यानी इसके मुख्य 6 भाग होते हैं। सबसे पहला सैंपल होल्डर। यह एक 5 मिलीमीटर की एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें 0.4 ml लिक्विड भी ले सकते हैं। इससे भी कम लिक्विड लेने के लिए माइक्रो ट्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका दूसरा भाग है, मुख्य भाग है मैग्नेट। किसी भी एनएमआर स्पेक्ट्रा की एक्यूरेसी और क्वालिटी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ यानी चुंबकीय सामर्थ्य पर निर्भर करती है। यूजुअली 3 प्रकार के मैग्नेट इस्तेमाल किए जाते हैं, कन्वेंशनल, परमानेंट और सुपर कंडक्टिव सोलेनॉइड्स। आप जानते हैं जब न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसकी प्रेसिशनल वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करती है और यह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका तीसरा भाग है स्वीप जनरेटर। यह हेल्महोल्ट्ज कॉइल का एक सेट होता है। यह मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने में मदद करता है। इसके उपयोग को हम बाद में बताएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। इस कॉइल की सहायता से सैंपल होल्डर से जुड़ा रहता है तथा रिसीवर कॉइल व मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, यानी आरएफ ट्रांसमीटर, रिसीवर कॉइल और डिटेक्टर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जस्ट लाइक एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस। इसका नेक्स्ट पार्ट है रिसीवर कॉइल एंड एम्पलीफायर। यह सैंपल से निकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिसीव करता है और 10⁵ टाइम्स एम्पलीफाई कर देता है। इसका लास्ट और मुख्य भाग है डिटेक्टर। यह रेजोनेटिंग न्यूक्लियाई से प्रोड्यूस की गई ईएमआर को डिटेक्ट करता है और रिकॉर्डर में उसके सिग्नल्स आ जाते हैं। अब हम आते हैं वापस स्वीप जनरेटर पर। हमने प्रारंभ में बताया था कि जब किसी न्यूक्लियस को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें 2 ऊर्जा स्तर अल्फा व बीटा बन जाते हैं। इस पर जब रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव डालने पर प्रोटॉन प्रीसिशनल फ्रीक्वेंसी करता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी से जब वो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो अनुनाद की स्थिति आ जाती है और प्रोटॉन अल्फा से बीटा जेमन लेवल में उत्तेजित हो जाता है। इस अनुनाद की अवस्था को लाने के लिए या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। यदि हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और इसे हम फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड कहते हैं। लेकिन यदि हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसे मैग्नेटिक स्वीप मेथड कहते हैं। यही विधि अधिकतर प्रयोग में आती है, लेकिन बार बार भारी मैग्नेट को बदलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उसमें हम हेल्महोल्ट्ज कॉइल लगाकर करंट को, उसमें पासिंग करंट को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं। अतः मैग्नेट के पास स्वीप जनरेटर का कार्य मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना होता है।